अध्याय 129 गठबंधन। हम सब मूल रूप से अब एक साथ हो रहे हैं, पर मौजूदा स्थिति में हम आप सभी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। सबके वाहनों में आपूर्ति भरी हुई है, और अगर हम दाजू पठार को पार करके जीवित बचते हैं और कानपुर शहर में कुछ जीवन रक्षा बोगियां ढूंढ पाते हैं, तो हम वास्तव में एक गतिशील किला ट्रेन बनाकर एक साथ जीवित रह सकते हैं। इस समय अनंत ट्रेन के पास पर्याप्त जीवन रक्षा बोगियां नहीं थीं। तत्काल प्राथमिकता रात होने से पहले उच्च ऊंचाई गलियारे तक पहुंचना था। शहर घने कोहरे से घिरा हुआ था और अपनी वर्तमान दुविधा को हल करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। राघव के पास ट्रेन को फिर से फिट करने या अतिरिक्त बोगियों को खोजने का समय नहीं था। पूरा माल ढुलाई मंच या तो कंटेनर कारों या खुले ट्रेलरों से भरा हुआ था। विचार सुनने में बहुत अच्छा था, लेकिन वास्तविकता आदर्श से कोसों दूर थी। सुमी ने तो बस यूं ही बोल दिया था, लेकिन राघव के शब्दों ने उसे अप्रत्याशित रूप से छू लिया। वह मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। हम सब जीवित रहने और आपकी ट्रेन के साथ कदम मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हुई न बात। भावनात्मक माहौल के विपरीत बूढ़े दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए और बेफिक्री भरे लहजे में कहा, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो मैं सुझाव दूंगा कि आप ट्रेन को पहियों वाले ट्रैक से बदलने के लिए शिंगचेंग या हरिपुर जाएं। एक तकनीक है जिसे उभयचर परिवर्तन ड्राइव कहा जाता है, जो बदलने योग्य आवाजाही की अनुमति देती है। अगर आप उसे काम पर लगा पाए तो आपको पटरियों की जरूरत के बिना कहीं भी ड्राइव करने में सक्षम होंगे। प्रीतम ने एक सांस छोड़ी और कहा, चाहे वह पटरियां हो या चलने वाले ट्रैक, आपके पास हमारे ट्रक और ऑफ-रोड वाहनों की तुलना में कहीं बेहतर रास्ता है। इसलिए बातें बंद करते हैं और अंधेरा होने से पहले शहर में घुसते हैं। स्पेसपोर्ट ने घोषणा की है कि चढ़ाई गलियारा कल बंद हो जाएगा, लेकिन आसमान में उस बड़े जीव के साथ कौन जानता है कि हवाई अड्डा कब तक टिका रहेगा। अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए तो ये सारी बात बेकार है। हम बस यहीं सिंगूर शहर में मरने का इंतजार करते रह जाएंगे। राघव ने सिर हिलाया, उसका भाव गंभीर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतर्क रहना और पीछे मत छूटना। शुभ यात्रा। शुभ यात्रा। अपना ध्यान रखना, बच्चे। कुछ सरल शब्दों के साथ उनका अस्थायी गठबंधन बन गया। प्रीतम अपने काफिले को व्यवस्थित करने के लिए वापस लौटा और जल्द ही आगे खड़े वाहनों ने रास्ता साफ कर दिया। दूर से प्रोजेश, जो अपनी आरवी मनोरंजक वाहन के नीचे आराम कर रहा था, ने लापरवाही से अपने धूप के चश्मे को नीचे धकेला, अंगड़ाई ली और अपनी छांव और आराम कुर्सी पैक करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वह वापस अपने वाहन में चला जाए। वह कौन है? वह इतना अहंकारी क्यों दिख रहा है? अनंत ट्रेन के कॉकपिट के अंदर कीकी और राजिता दूरबीन से प्रोजेश को देख रहे थे। राजिता ने मुंह फुलाया, इतनी ठंड है और वह धूप सेंक रहा है। क्या उसे गर्मी लग रही है या कुछ और? राघव कॉकपिट में चला गया और जल्दी से नवीनतम अपडेट बताए। फिर उसने ट्रेन को शुरू किया, उसे माल ढुलाई स्टेशन के निकास द्वार की ओर मार्गदर्शन किया। औद्योगिक शहर बर्फ से ढके पठार के आधार पर बनाया गया था और स्टेशन के सुविधाजनक स्थान से वे एक पर्वतीय घाटी में बसे शहर के बाहरी इलाके को देख सकते थे, लेकिन मुख्य शहर केंद्र अभी भी नज़र से ओझल था। हालांकि घाटी से परे वे उच्च ऊंचाई गलियारे के ऊंचे आकाश स्तंभ को देख सकते थे, जो राजसी और प्रभावशाली ढंग से खड़ा था। जज़त, कप्तान राघव, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? गठबंधन दल ने अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज किया और अब राघव, बूढ़े दिग्विजय, सुमी, प्रीतम और रहस्यमय प्रोजेश सभी जुड़े हुए थे और संवाद कर रहे थे। एंटी स्लिप जंजीरों से लगे एक भारी ट्रक पर सुमी ने अपने रेडियो की जांच की और कहा, अभी शाम के 6:15 हुए हैं। रात होने से पहले हमारे पास करीब आधा घंटा है। मेरा अनुमान है कि स्पेसपोर्ट तक पहुंचने में हमें लगभग 40 मिनट लगेंगे, यह मानते हुए कि कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है। रात हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीतम ने जवाब दिया। शहर पहले ही कोहरे से भर चुका है और फीनिक्स समूह ने दिन के उजाले में भी अजीब संस्थाओं के दिखने की चेतावनी दी थी, तो कौन जानता है कि आसपास कितने राक्षस घात लगाए बैठे हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि यह रात के जितना ही बुरा होगा। उसके दृष्टिकोण से सिंगूर शहर पहले ही एक विनाशकारी स्थिति में था। अब अंदर जाना, चाहे दिन हो या रात, जीवन और मृत्यु का जुआ था। चढ़ाई गलियारा जल्द ही बंद होने वाला था, इसलिए लगभग 200 लोगों के भागने का यह अंतिम मौका था। हाँ, कोहरा अंधेरे जितना ही बुरा है, राघव ने रेडियो पर जवाब दिया। वह आरामबाग स्टेशन में कोहरे से बच निकलने के अनुभव से गुजर चुका था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि वह धुंधपूर्ण अंधेरे से अलग नहीं थी। पीछे मुड़कर देखने पर जब वे आरामबाग स्टेशन में दाखिल हुए थे, तब पहले से ही बर्फ पड़ रही थी। फीनिक्स समूह की रिपोर्ट भयानक रूप से सटीक साबित हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। सतर्क रहना।
राघव के भाव सख्त हो गए जब उसने अनंत ट्रेन को आगे बढ़ाया। मुख्य सड़क बर्फ से साफ थी, संभवतः अन्य ट्रेनों द्वारा जोती गई थी। अनंत ट्रेन में चालक दल पूरी तरह से सतर्क था। राज और राजिता पूरी तरह से हथियारबंद थे। राघव के निर्माण संयंत्र की बदौलत राजिता के पास अब ग्रेनेड लॉन्चरों से भरा एक पूरा गोला बारूद बैग था, जबकि राज ने अपने कंधों पर गोलियों की 2 पूरी पट्टियां लटका रखी थीं जो भरपूर स्टॉक और युद्ध के लिए तैयार दिख रहे थे। उफ, हम फिर से उस विशाल जेलीफिश को देखने वाले हैं। कीकी ने अपने हाथों को रगड़ा और मुंह बनाया। मुझे वास्तव में टेंटेकल्स वाली कोई भी चीज़ नापसंद है। बीप बीप बीप। राघव ने कसूपू से मिले स्कैनर ब्लूप्रिंट का उपयोग करके तुरंत एक पानी की गुणवत्ता डिटेक्टर बनाया। उसने उसे पूनम को सौंप दिया और निर्देश दिया, पूनम, 1 कप पानी लो और उसका परीक्षण करो। अगर बत्ती हरी है तो ये स्तर 1 गुणवत्ता है। फिर 1 घंटे में फिर से जांच करना कि कोई बदलाव तो नहीं आया। पूनम तुरंत उसका इरादा समझ गई और पानी लेने चली गई। कीकी ने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अंधेरा संक्रमण बोतलबंद पानी को दूषित कर सकता है? सोचने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि यह कर सकता है। राघव कीकी की ओर मुड़ा। लेकिन अब मैं जो परीक्षण कर रहा हूं वह हमारी ट्रेन की रक्षा है। उसने भयानक घन एयरी क्यूब की व्याख्या करने पर विचार किया, लेकिन फिर महसूस किया कि वह खुद इसे पूरी तरह से नहीं समझता था। अंधेरा आक्रमण, रात्रि संक्रमण, भय, भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि वह भी पूरी तरह से अनजान था कि वे कैसे काम करते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश करना व्यर्थ होगा। ये रिया और फीनिक्स समूह के अध्ययन के लिए एक समस्या थी। जब तक उनके पास ठोस शोध परिणाम नहीं थे तब तक वह केवल ये परीक्षण कर सकता था कि भयानक घन का परिरक्षण शील्डिंग काम करता है या नहीं। अगर ट्रेन का पानी अपरिवर्तित रहता है तो भयानक घन वास्तव में एक अनमोल कलाकृति था। फेडरेशन निश्चित रूप से इसका अध्ययन करना चाहेगा, लेकिन अपने यांत्रिक हृदय के साथ भी राघव न तो इसे स्कैन कर सकता था और न ही संशोधित कर सकता था, वह केवल इसे सील कर सकता था। ठक ठक। अनंत ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई, शहर की ओर पहाड़ी सड़क पर चल पड़ी। इसके पीछे अनगिनत ट्रक और वाहन व्यवस्थित ढंग से अनुसरण कर रहे थे। सबसे पीछे बूढ़े दिग्विजय के 2 विशाल किला ट्रक गर्जना करते हुए चल रहे थे, जो बाकी सबसे ऊंचे थे। चलते वाहनों के बीच एक चिकना, शानदार आरवी साथ साथ चल रहा था, जिसे प्रोजेश चला रहा था। धूप का चश्मा पहने उसकी नुकीली विशेषताओं से आत्मविश्वास झलक रहा था जब वह लापरवाही से एक धुन सीटी बजा रहा था। आरवी के अंदर रियरव्यू मिरर से बौद्ध ताबीज लटके हुए थे और डैशबोर्ड नर्म पैडिंग और नाजुक छोटी मोटी चीज़ों से सजाया गया था। हताश, अराजक बचे लोगों के विपरीत उसका वाहन बेदाग और स्टाइलिश था। काफिले के नेताओं के बीच तीव्र रेडियो बातचीत सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया और बुदबुदाया, हर कोई इतना तनाव में है। आह! उसने अपनी उंगलियों के एक झटके से अपना धूप का चश्मा समायोजित किया। उसकी उंगलियों पर एक छोटी सी लौ जली, एक पल के लिए टिमटिमाई, फिर उसकी सांस से अनायास बुझ गई। कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरत पड़ी तो मैं कदम उठाऊंगा। अध्याय 130, शहर में प्रवेश। बज़ज़ज़। सिंगूर शहर की मालगाड़ी की पटरी पर एक भारी ट्रेन गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ी, जिसके पीछे ट्रकों और ऑफ-रोड वाहनों का एक लंबा काफिला था, जो एक काली लहर की तरह सिंगूर सिटी नंबर 1 स्पेसपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वे एक पहाड़ी घाटी से गुजरे, मुख्य शहर दिखाई दिया। रात होने के करीब पूरा शहर एक भूरे काले धुंध में समा गया था, जो उदास और वीरान लग रहा था। सर्वनाश दिवस से पहले सिंगूर शहर दक्षिण पश्चिम का सबसे बड़ा औद्योगिक और माल ढुलाई केंद्र था, जो त्यानहाई प्रांत से हुआनशिंग ऑर्बिटल रेल का प्रवेश द्वार था। इसे कभी त्यानहाई का मोती कहा जाता था। अब कभी शहर की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले हवाई रेल स्तंभ, जो कभी फलते फूलते थे, दाजू पठार पर ऊंचे खड़े थे, जो विशाल कब्रिस्तानों की तरह लग रहे थे। दहाड़ती हवा खंडहरों में से गुजरी, मानवता के लिए एक शोकगीत की गूंज कर रही थी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, पटरियों के किनारे ज़ॉम्बी दिखने लगे। इंजनों की दहाड़ और पहियों की खड़खड़ाहट ने उनका ध्यान खींचा, और जल्द ही वे काफिले का पीछा करने लगे। अधिक से अधिक ज़ॉम्बी पीछा करने लगे, लेकिन काफिला अनुशासित रहा। किसी ने गोली नहीं चलाई, कोई वाहन पीछे नहीं छूटा। ट्रेन के परमाणु संचालित कैमरे के फीड के माध्यम से देखते हुए राघव को सम्मान की भावना महसूस हुई। बचे हुए काफिले स्पष्ट रूप से कोई साधारण समूह नहीं थे। उसे और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि बूढ़े दिग्विजय, सुमी और प्रीतम की टीमों के पास अजीब रक्त क्रिस्टल की अच्छी मात्रा लग रही थी। क्या उनकी कतारों में छिपे हुए विशेषज्ञ थे? आखिरकार उसने अब तक जिन अजीब संस्थाओं का सामना किया था, वे कुछ और ही थे।
अगर इस ट्रेन पर हमारे पास 100 लोग होते जिनमें से प्रत्येक ग्रेनेड लॉन्चर से लैस होता तो हमारे पास मूल रूप से एक मोबाइल भारी तोपखाना इकाई होती। यह विचार लुभावना था। अपने यांत्रिक हृदय के साथ एक गोलीबारी आधारित जीवन रक्षा काफिला बनाना पूरी तरह से संभव था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी विस्तार योजनाओं पर विचार कर पाता, आगे के दृश्य पर उसकी अभिव्यक्ति सख्त हो गई। जैसे ही ट्रेन शहर में दाखिल हुई, पटरियां ऊंची दीवारों और कांटेदार तारों से घिरी हुई थीं। बाढ़ के पार सड़कें चलती हुई आकृतियों से भरी हुई थीं, ज़ॉम्बी की एक घनी काली लहर जो अंतहीन रूप से फैली हुई थी। चीख! ट्रेन के कंपन से प्रेरित होकर भीड़ के दहाड़ने से जमीन हिल उठी। उसके पीछे सुमी, प्रीतम और बूढ़े दिग्विजय ने भी ये दृश्य देखा और स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त हो गए। एक पूरे शहर का ज़ॉम्बी ज्वार। ध्यान दें, गोली न चलाएं, अनंत ट्रेन के करीब रहें, गठन न तोड़ें। प्रीतम की आवाज़ रेडियो पर आई, जो ठंडी और दृढ़ थी। अगर ज़ॉम्बी भीड़ पटरियों में घुस गई या काफिले को विभाजित कर दिया तो यह एक नरसंहार होगा। केवल भारी ट्रकों के पास ही आगे बढ़ने का मौका था। नियमित ऑफ रोड वाहन तुरंत निगल लिए जाएंगे। जैसे ही वे शहर में गहराई तक गए, ज़ॉम्बी हर गली में भर गए, अंडरवर्ल्ड का एक सागर। धमाका, धमाका, धमाका। अचानक आगे दूर विस्फोटों की एक श्रृंखला फूट पड़ी। आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह करीब आ गई। गोलीबारी और इंजन की दहाड़ सड़कों पर गूंज उठी। राघव की निगाह काफिले के दाएं सामने की ओर टिक गई। दूर ज़ॉम्बी का एक विशाल समूह हिल रहा था, विस्फोटों के स्रोत की ओर भाग रहा था। दृश्य विचित्र हो गया। कुछ ज़ॉम्बी काफिले की बाढ़ पर हमला कर रहे थे, जबकि अन्य दूर की लड़ाई की ओर दौड़ रहे थे। लगता है कि कोई और काफिला लड़ाई में है। सुमी की आवाज़ रेडियो पर आई। प्रीतम शांत रहा। सतर्क रहें, ये हमारी लड़ाई नहीं है। गठन बनाए रखें, जासूसी के लिए ड्रोन तैनात करें। राघव ने कीकी को आदेश दिया, जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। 2 ड्रोन ऊपर उठे, युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हुए, जबकि ट्रेन आगे बढ़ती रही। डा 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 डा। गोलीबारी, टक्कर और तेज ब्रेक की आवाज़ तेज हो गई। ड्रोनों ने जल्द ही लाइव फुटेज प्रसारित की। उन्हें देख लिया। कीकी की आवाज़ में हल्का झटका था। यह एक बड़ा काफिला है, लेकिन वे ज़ॉम्बी से भाग नहीं रहे हैं, वे दूसरे काफिले का पीछा कर रहे हैं। पीछा? ज़ॉम्बी से भरे शहर के बीच में कौन लड़ रहा होगा? राघव ने तुरंत काफिले के संचार में इंटेल प्रसारित किया। सुमी, कुछ अजीब महसूस करते हुए, अपनी टीम के ड्रोन को करीब आने का आदेश दिया। जैसे ही वीडियो फीड ने अधिक वाहन दिखाए, सुमी का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना रेडियो पकड़ा और चिल्लाए, मैं उस काफिले को जानती हूँ, वे ब्लैक क्रोफो हैं। जिस क्षण उसने ये कहा, प्रीतम और बूढ़े दिग्विजय के चेहरे सख्त हो गए। यहाँ तक कि प्रोजेश अपने शानदार आरवी में सीटी बजा रहा था। अचानक चुप हो गया। उसकी निगाहें तेज थीं जब उसने आगे की लड़ाई की ओर देखा। क्या वे सिर्फ 4 वाहनों वाले 4 लोग नहीं थे? राघव ने भौहें चढ़ाईं। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उन्होंने अन्य काफिलों को समाहित कर लिया हो और मजबूत हो गए हों। लेकिन मैं उनके हस्ताक्षर वाले वाहनों को पहचानती हूँ। वे कौन हैं? पूनम ने पूछा। राघव ने जवाब दिया, एक समूह जिसके बारे में हमने पहले रेडियो पर सुना था। पूनम की अभिव्यक्ति चिंतित हो गई। वे इतनी दूर तक पहुंच गए। क्या वे अन्य जीवित बचे समूहों या फीनिक्स गिल्ड से प्रतिशोध से डरते नहीं हैं? सिंगूर शहर पहले ही अधिग्रहित हो चुका है। स्पेसपोर्ट के अलावा अब कोई भी नियंत्रण में नहीं है। राघव निश्चित नहीं था कि ये पागल लोग किस चीज़ के पीछे थे, लेकिन वे क्षमता उपयोगकर्ताओं का शिकार करने के लिए जाने जाते थे। क्या वे उन्हें मारकर शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे? हम में से इतने सारे हैं, वे हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? राघव की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे हमारे पास आते हैं या नहीं। अगर वे आते हैं, तो हम पहली चाल चलेंगे। उनकी प्राथमिकता स्पेसपोर्ट तक पहुंचना थी, लेकिन ये जानते हुए कि यह वही समूह था जिसने एक बार ज़ॉम्बी भीड़ के साथ उन्हें मिटाने की कोशिश की थी, राघव इसे जाने नहीं दे सका। खासकर यह सुनने के बाद कि उनके पास ज़ॉम्बी को नियंत्रित करने की क्षमता थी। अगर ऐसी शक्ति दोस्ताना हाथों में होती तो यह एक खेल बदलने वाली होती, लेकिन हत्यारों के हाथों में यह एक विनाशकारी खतरा था। राजिता, सतर्क रहो। अगर कोई करीब आता है तो उन्हें बाहर निकालो। कॉपी किया। राजिता की आवाज़ रेडियो पर गूंजी। समझ गया। बोगी नंबर 2 में कीकी पालथी मार कर बैठी थी, हवा में हल्का तैर रही थी, अपनी विकसित क्षमता पर नए नियंत्रण का आनंद ले रही थी। सुमी ने एक काली रेमिंगटन M96 निकाली, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। राघव, अगर वे हमें देखते हैं तो वे शायद तुरंत हमला करेंगे।
राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ी, शहर के कोहरे को गाढ़ा होते देखा। मुझे पता है, कोहरा छा रहा है, गठन बनाए रखें। मैं नज़र रखूंगा। एक लड़ाई है न? लगता है हमें बूढ़ों को भी शामिल होना चाहिए। बूढ़े दिग्विजय की आवाज़ रेडियो पर गूंजी, जो युद्ध की भावना से भरपूर थी। अच्छा है, प्रीतम ने अपने दांत पीसे, दूर की गली को देखते हुए। उसने अपना रेडियो पकड़ा और सभी वाहनों को सतर्क किया। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ।